जय हिंद। आप सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया थी स्मृतियाँ। तो वहीं पर आप देखोगे एक टॉपिक लिखा है सभा समिति गणतंत्र। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं गणतंत्र के बारे में, रिपब्लिक के बारे में। तो आपको पहले तो कुछ बातें बता दूं। आपको पता है पूरी दुनिया को जो रिपब्लिकन सिस्टम है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, वह देने वाला कोई देश है, वो है भारत। पूरी दुनिया को जो रिपब्लिक सिस्टम दिया है वह किसने दिया है? भारत ने। समझ में आ रही बात सभी को? लास्ट ईयर मोदी जी संयुक्त राष्ट्र सभा में गए थे, वहां पर मोदी जी ने कहा था, इस बात को कहा था कि पूरी दुनिया को गणतंत्र देने वाला जो है वो कौन है? भारत। भारत है। बस हम इसलिए सिलेबस में भी आपको उन टॉपिकों को डाला जा रहा है जो किससे किन घटनाओं से जुड़े हुए हैं, करंट की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। तो आज हम गणतंत्र के बारे में समझते हैं, क्या गणतंत्र थे। यहाँ पर आप लोग समझना कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर समझें। अच्छा, गणतंत्र जो है, जो गणतंत्र है, गणतंत्र, गणतंत्र या रिपब्लिक जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम अपनी बॉडी में बोले बोले कि भाई पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र का मतलब पाचन की पूरी क्रिया, कि हम जब खाना चबाते हैं वहां से लेकर पूरा डाइजेशन, हर चीज को हम क्या बोल रहे हैं? पाचन। श्वसन तंत्र बोल दिया। श्वसन तंत्र का मतलब क्या हो गया? हाँ, जो मतलब अपना श्वसन सिस्टम, उसको हमने स्वतंत्र तंत्र बोल दिया। तो किसी एक व्यवस्था को हम तंत्र बोलते हैं। और गढ़ का मतलब होता है समूह। गढ़ का क्या मतलब होता है? समूह। समूह। समूह या ग्रुप। तो कुल मिला के ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसे ऐसा सिस्टम जिसे जिसे लोगों के समूह द्वारा चलाया जाता है। लोगों के समूह द्वारा क्या किया जाता है? चलाया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब हो गया ऐसा सिस्टम जिसे लोगों के समूह के द्वारा चलाया जाता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? गणतंत्र। अच्छा, प्राचीन समय में दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी। मेनली थी राजतंत्र। राजतंत्र जो होता है, मोनार्की सिस्टम जो होता है, मोनार्की सिस्टम में जो चीजें हैं वह कोई एक व्यक्ति चलाता है। सारी पावर, चाहे वो सैनिक शक्ति हो, चाहे न्यायिक शक्ति हो, चाहे प्रशासनिक शक्ति हो, सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। और जो एक व्यक्ति होता है उसे हम राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजा। और आपको पता होगा राजा का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। राजा का पद कैसा होता है? वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब पता चला चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बाद उनके बेटा कौन होगा? बिंदुसार, उनके बाद अशोक। तो जो वंशानुगत सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं है। गणतंत्र में लोग मिलकर क्या चलाते हैं? शासन। और जो प्रमुख होता है उस प्रमुख को लोग क्या करते हैं? चुनते हैं। समझ में आ रही बात? और यदि वो प्रमुख सही से काम नहीं करेगा तो उस प्रमुख को हटा भी दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? और आपको पता है कि तो जो गणतंत्र है लोगों का समूह है। अच्छा, भारतीय इतिहास की हम बात करें, भारतीय इतिहास में एक टॉपिक है जिस टॉपिक को हम बोलते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल। महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड जो है, इसका समय है 600 से लेकर 321 BC, या ईसा पूर्व 600 से लेकर 321 ईसा पूर्व का जो समय है उसे बोलते हैं महाजनपद काल। ठीक है। महाजनपद काल को दूसरा नाम दे दिया जाता है, इसी को हम बोल देते हैं बुद्ध काल। क्या बोल देते हैं इसी को? बुद्ध काल। क्यों? इसी समय गौतम बुद्ध आए थे जिन्होंने बौद्ध दर्शन दिया था। इसी को हम क्या बोल देते हैं? बुद्ध काल या बुद्ध पीरियड। जब हम इतिहास पढ़ेंगे आगे, चर्चा करेंगे, तो महाजनपद काल को ही हम क्या बोल देते हैं? बुद्ध काल या बुद्ध पीरियड। क्यों? गौतम बुद्ध ने यहाँ पर बौद्ध धर्म दिया था। अच्छा, इस महाजनपद काल में जब हम देखते हैं तो भारत में हमें देखने मिलती हैं, याद रखना, 16 महाजनपद। हमें देखने मिलती हैं कितनी महाजनपद? 16 महाजनपद देखने मिलती हैं। 16 महाजनपद देखने मिलती हैं। अच्छा, अब ये महाजनपद थी क्या? महाजनपद काल क्यों बोल रहे हैं? 600 से लेकर 321 BC के बीच में भारत में 16 महाजनपद देखने मिलती हैं। अब महाजनपद थी क्या? तो महाजनपद बड़े बड़े क्षेत्र थे। महाभारत में 16 बड़े बड़े क्षेत्र थे, 16 बड़े बड़े एरिया थे। और उन एरिया, जो क्षेत्र थे,
उन एरिया का जो प्रमुख होता था वो प्रमुख राजा होता था। क्या होता था? राजा। और जो 16 क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को महाजनपद कहा गया। जैसे एक महाजनपद जिसका नाम आपने सुना होगा अवंती। क्या नाम सुना होगा? अवंती। अवंती पुराना नाम है उज्जैन का। उज्जैन वाले क्षेत्र को एक महाजनपद बोल दिया अपन ने, अवधि, अवंती। एक महाजनपद थी मगध। मगध वाले क्षेत्र को, मगध बिहार में आता है, उसको हमने क्या बोल दिया? मगध महाजनपद। बात समझ में आ रही? एक कुरु थी, कुरु क्षेत्र वाला इलाका। तो कुल मिला के जो 16 क्षेत्र थे इन क्षेत्रों को क्या कहा गया? महाजनपद। तो 16 बड़े बड़े क्षेत्र मिले भारत में। और याद रखना जो 16 महाजनपद थी, इन 16 महाजनपद में से जो 14 महाजनपद थी, 14, इन 14 महाजनपद में जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था थी राजतंत्र। यहां पर राजतंत्र था। 14 महाजनपद में बोलो क्या था? मोनार्की सिस्टम था। यहां पर जो सिस्टम था वो लोग कैसा था? मोनार्की, राजतंत्र था। और जबकि जो 2 महाजनपद हैं, 2 महाजनपद बची हैं, उन 2 महाजनपद में जो सिस्टम था वह था गणतंत्र। इन 2 में कौन सा सिस्टम था? गणतंत्र। और यही गणतंत्र आपके सिलेबस में जोड़े गए। यहां पर रिपब्लिक था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बात समझ में आ रही है? यदि इन 14 महाजनपद में राजतंत्र था, मोनार्की सिस्टम था, इसका मतलब है यहां का प्रमुख कौन होता था? राजा। यहां का प्रमुख कौन होता था? राजा। और यहां भी राजा का पद वंशानुगत था। जैसे यहां पर महाजनपद काल में एक महाजनपद है मगध। मगध में हम देखते हैं एक डायनेस्टी थी हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो पहला राजा था वो था बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार के बाद उसका बेटा बन गया अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद नागदशक। तो जो एक वंशानुगत सिस्टम था, यहाँ पर चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मिलिट्री हो, सारे सिस्टम का जो प्रमुख है वो कौन होता था? राजा। तो 16 महाजनपद में से 14 महाजनपद में कौन सी व्यवस्था है? राजतंत्र। जबकि 2 महाजनपद ऐसी हैं जहां पर क्या है? गणतंत्र, रिपब्लिकन सिस्टम है। मतलब यहां राजा नहीं होगा, यहां पर लोगों का समूह मिलकर प्रशासन को चलाएगा। बात समझ में आ रही? और जो 2 गणतंत्र थे, जो 2 गणतंत्र थे, पहले तो मैं बता दूं जो 2 गणतंत्र थे, यह 2 गणतंत्र थे। एक था आपका बज्जी, एक गणतंत्र था बज्जी, और एक गणतंत्र था मल्ल। 2 गणतंत्र थे। 2 महाजनपद ऐसी थी जहां पर क्या था? गणतंत्र। एक का नाम था बज्जी और एक का नाम क्या था? मल्ल। बज्जी जो गणतंत्र था, इसकी कैपिटल थी, इसकी राजधानी थी, बज्जी की जो कैपिटल थी, इसकी राजधानी थी, वो थी वैशाली। इसकी राजधानी थी वैशाली, इसकी राजधानी वैशाली थी। और जो मल्ल है, मल्ल की कैपिटल 2 थी, इनकी कैपिटल 2 थी। मल्ल की जो कैपिटल थी, मल्ल की एक कैपिटल थी कुशीनारा, एक जो कैपिटल थी वो थी कुशीनारा, कुशीनारा, और एक कैपिटल थी पावा, पावापुरी पूरा बोल देते हैं। एक कैपिटल थी पावापुरी, पावापुरी, पावापुरी। तो यहां पर 2 कैपिटल थी मल्ल की, एक थी कुशीनारा और एक क्या थी? पावापुरी। बात समझ में आ रही है? और याद रखना जो वज्जी था, वज्जी एक महाजनपद थी। इस वज्जी महाजनपद के अंदर गणतंत्र था, लेकिन यहां पर याद रखना जो वज्जी महाजनपद थी, इस वज्जी महाजनपद के अंदर 8 छोटे छोटे गणतंत्र थे। कितने गणतंत्र थे? 8। 8 छोटे छोटे क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्र, रिपब्लिक सिस्टम था। बात समझ में आ रही है? 8 छोटे छोटे क्षेत्र थे। इन क्षेत्र मतलब 8 छोटे छोटे क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में अलग अलग गणतंत्र था, और इन 8 क्षेत्रों को मिलाकर बोला जाता था बज्जी संघ। क्या बोला जाता था? बज्जी संघ, बज्जी संघ। और जबकि जो मल्ल थे यहां पर जो गणतंत्र थे वह कितने थे? 2। तो टोटल महाजनपद काल में हमें कितने गणतंत्र देखने मिलते हैं? 10। कितने गणतंत्र थे? 10। 10 गणतंत्र थे, 10 क्षेत्र ऐसे थे जहां पर क्या था? रिपब्लिक सिस्टम था। बन जाएगा ना? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही सभी को? मतलब 8 किसके अंदर थे? बज्जी के अंदर, और 2 किसके अंदर थे? मल्ल के अंदर। यहां तक की बात समझ में आ रही सभी को? अच्छा, याद रखना मैंने आपको अभी बताया कि पूरी दुनिया को गणतंत्र देने वाला जो देश है वो भारत है। वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था देने वाला देश कौन है? भारत। वो भारत इसलिए है क्योंकि 600 BC की बात कर रहे हैं हम। समझ सकते हो कितना पुराना इतिहास है। और इस समय हमने दुनिया को गणतंत्रात्मक व्यवस्था से परिचित कराया, इंट्रोड्यूस कराया। और याद रखना यदि पूछा जाए एग्जाम में कि दुनिया का पहला गणतंत्र यदि पूछें, फर्स्ट गणतंत्र, यदि पहला गणतंत्र पूछें तो आंसर होगा वैशाली।
पहला गणतंत्र कौन था बोलो? वैशाली। वैशाली, वैशाली था। बज्जी के वैशाली बताया ना, एक क्षेत्र कौन सा है? वैशाली। तो पूरी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा है? वैशाली। और यहाँ पर जिन लोगों का शासन था वह था लिच्छवी। किस कुल के लोगों का शासन था यहाँ? लिच्छवी कुल के लोगों का शासन था। लिच्छवी कुल के लोगों का शासन था। बनेगा इतनी बात? तो पूरी दुनिया का पहला गणतंत्र बोलेंगे तो कौन सा है? वैशाली। तो टोटल कितने महाजनपद थे बताएं? 16 महाजनपद थे। और उन 16 महाजनपद में से जो 14 महाजन, इंग्लिश में महाजनपद ही बोलते हैं, जो 14 महाजनपद हैं उनमें मोनार्की सिस्टम था। 2 महाजनपद में क्या था? रिपब्लिक सिस्टम। और जो 2 महाजनपद है उनके नाम है बज्जी और मल्ल। बज्जी और मल्ल। बज्जी के अंदर में कितने गणतंत्र थे? 8। मतलब जैसे वैशाली एक गणतंत्र हो गया, वैशाली एक जगह हो गई, मतलब ओवरऑल बज्जी की कैपिटल वैशाली थी और वैशाली भी एक क्या था? गणतंत्र। और जबकि मल्ल के अंदर में कितने गणतंत्र थे? 2। और यदि पूछा जाए पूरी दुनिया का पहला गणतंत्र कौन सा है तो आंसर क्या होगा? वैशाली। ये इंपॉर्टेंट है। वैशाली में किसका शासन था? लिच्छवी कुल का। किसका शासन था? लिच्छवी कुल। अच्छा याद रखना, जो 10 गणतंत्र हमको मिले हैं, जो 10 गणतंत्र हमको मिले हैं, मतलब 8 बज्जी के, 2 मल्ल के, मल्ल संघ के अंदर, तो याद रखना ये 10 जो गणतंत्र हैं ये हमें मिले हैं जो वर्तमान में जो यहाँ हिमालय पर्वत है, कौन सा पर्वत है? हिमालय। हिमालय, हिमालय माउंटेन है ऊपर, और हिमालय का जो साउथ वाला पार्ट है, नीचे वाला, हिमालय की तराई बोलते हैं। और उस तराई में हमें यूपी, यहाँ पर यूपी राज्य और यहाँ पर क्या है? बिहार। यूपी और बिहार के बीच में हमें कितने गणतंत्र मिले हैं? 10। हिमालय के नीचे, हिमालय के दक्षिण में, यूपी से लेकर कहाँ के बीच में? बिहार के बीच में हमें कितने गणतंत्र मिले हैं? 10। 10 गणतंत्र हमें मिले हैं। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? 10 में से 8 किसके अंदर है बोलो? बज्जी के अंदर। और 2 किसके अंदर है? मल्ल के अंदर। यहां तक की बात क्लियर है? अब एक बात समझना, अब इनकी मैं विशेषता बताता हूं। अच्छा पहले मैं इनको आपको बता देता हूं कुछ बातें, इनके नाम बता देता हूं 10 कौन कौन से, फिर अपन इनकी आगे की विशेषताएं समझते हैं। यहां पर समझना, यहां तक की बातें सभी समझ में आ रही होगी। यहां पर समझना आप लोग, यहां पर देखो, देखो बुद्ध के समय कितने गणतंत्र थे? 10। कितने गणतंत्र थे? 10। जो इस प्रकार है, पहले उनके नाम देख लेते हैं। 8 किस संघ के अंदर होंगे? बज्जी। और 2 किसके अंदर? मल्ल। ठीक है, ओवरऑल 2 महाजनपद में गणतंत्र है। तो सबसे पहले एक लिखा है कपिल वस्तु के शाक्य। कपिल वस्तु के क्या? शाक्य। और याद रखना कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जन्म यही हुआ था, इसी गणतंत्र में हुआ था। जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का यहां क्या हुआ था बोलो? जन्म। इसी कपिल वस्तु में किसका जन्म हुआ है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, इसलिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। और गौतम बुद्ध का जो कुल है, 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 उस कुल का नाम भी शाक्य है। कौन सा कुल है? शाक्य। गौतम बुद्ध किस कुल के हैं? शाक्य कुल के। बात समझ में आ रही? और गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ है? कपिल वस्तु। इतनी बात समझ में आ रही? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे कि किस गणतंत्र में हुआ है। और याद रखना ये आता है नेपाल में। हिमालय के किनारे कौन सी जगह है? नेपाल। जो वर्तमान में कहां पर आता है? नेपाल। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक 10 गणतंत्र, पहला गणतंत्र मैंने बताया कपिल वस्तु के क्या? शाक्य। गौतम बुद्ध का जन्म यही हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म यही हुआ है। और साथ में मैंने आपको बताया कि इसी कुल के हैं गौतम बुद्ध। ठीक है। एक है सुमसुमारा के भग्ग, दूसरा जो गणतंत्र है उसे बोला गया सुमसुमारा के भग्ग। कुछ अन्य स्त्रोतों में इसका नाम सुसभारगिरी भी है, बन जाएगा ना, या सुम गिरी भी है, बन जाएगा ना। तो याद रखना सुमसुमारा के कौन है? भग्ग। और याद रखना जे हमें देखने मिलते हैं, जो वाला जो क्षेत्र मिला है वह क्षेत्र मिला है विंध्य क्षेत्र में। कहां पर मिला है? विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में। और याद रखना जो सुमसुमारा के भग्ग हैं, जो लोग एक महाजनपद के अधीन थे, एक महाजनपद के अधीन हो गए थे, और उस महाजनपद का नाम है वत्स। किसकी अधीनता स्वीकार करते थे? वत्स। एक महाजनपद है वत्स, जो वत्स की अधीनता स्वीकार करते थे। वत्स की क्या स्वीकार करते थे? अधीनता। वत्स की अधीनता स्वीकार की थी किसने? सुमसुमारा के भग्ग ने। छोटे छोटे गणतंत्र हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहां पर लिखा है अलकप्प के बुली। अलकप्प के बुली, ये लोग थे बिहार में। ये कहां पर थे? बिहार में। अलकप्प के बुली, ये गणतंत्र अलकप्प के बुली, ये कहां थे? बिहार में। और याद रखना इन लोगों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को। कुछ फैक्ट याद रखना है आपको, इन्होंने किसको अपनाया? बौद्ध धर्म। ये भी बुद्धिज्म के फॉलोअर हो गए। इसके बाद लिखे हैं केसपुत के कलाम। बोलो कहां के कलाम? केसपुत के कलाम।
केसपुत के कलाम, जो केसपुत के कलाम है ये थे यूपी में। कहाँ थे? यूपी में। और याद रखना केसपुत के कलाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारा गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, हमें कई कलाएं सिखाता है। हमें कई क्या सिखाता है? कलाएं। और याद रखना गौतम बुद्ध जो हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म दिया है, उनके गुरु का नाम है अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन है? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु हैं अलार कलाम। और याद रखना गौतम बुद्ध के जो गुरु अलार कलाम हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे? केसपुत। कहाँ के थे? केसपुत। केसपुत के कलाम थे गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम। और याद रखना गौतम बुद्ध ने इन्हीं से सीखा था सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन सीखा? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन बताया था कि नहीं? सांख्य फिलॉसफी हम पढ़ चुके हैं षट दर्शन में। जो सांख्य फिलॉसफी है वह गौतम बुद्ध ने सीखी थी या उसकी शिक्षा ली थी किससे? अपने गुरु किससे? अलार कलाम। अलार कलाम। और याद रखना गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम है। कई बार पूछा गया और ये कहाँ के रहने वाले, किस गणतंत्र के रहने वाले? केसपुत्र के। केसपुत्र के बन जाएगा ना। और याद रखना जो केसपुत्र के कलाम थे, यह लोग एक महाजनपद थी, 16 महाजनपद में से एक बड़ी महाजनपद थी, यहाँ राजतंत्र था, उसका नाम है कौशल। क्या नाम है? यह कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे। ये किसके अंडर में आ गए थे? बोलो। कौशल। किस महाजनपद के अंडर में आ गए थे? कौशल। बन जाएगा ना। इसके बाद आ जाओ रामग्राम के कौलिय। रामग्राम के कौलिय, एक गणतंत्र का नाम है रामग्राम के कौलिय। और याद रखना रामग्राम के जो कौलिय हैं ये भी यूपी में है। ये वाली गणतंत्र भी कहाँ था? यूपी। और याद रखना गौतम बुद्ध की जो पत्नी है, गौतम बुद्ध की पत्नी, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी यहीं से थी। कहां से? रामग्राम के कौलिय, यहीं से थी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। एक है पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन के मौर्य। और याद रखना जो पिपलीवन के मौर्य हैं, इनको, पिपलीवन के मौर्यों को जो शाक्य थे ना, शाक्य अभी बताए थे कि नहीं? शाक्य बताए थे। तो इनको पिपलीवन के मौर्यों को शाक्य की एक शाखा माना जाता था। किसकी एक ब्रांच माना जाता था? शाक्यों की ये एक क्या थी? बोलो। शाखा। शाक्यों की एक ब्रांच थी। कौन? पिपलीवन के मौर्य। अच्छा, मौर्य इसलिए कहा गया इनको, पिपलीवन के मौर्य को, याद रखना क्योंकि यहां पर मोर थी बहुत अधिक संख्या में। कौन सा पक्षी मिलता था? मोर। यहां मोर के कारण मौर्य। और याद रखना इसी मौर्य से एक वर्ड बन गया मौर्य। क्या बन गया? मौर्य। मौर्य से एक वर्ड मिला मौर्य। और याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना होगा, मौर्य वंश के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य कहां से संबंधित थे? पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन के मौर्य। ठीक है। एक मैंने बताया वैशाली के कौन थे? लिच्छवी। वैशाली के कौन थे? लिच्छवी। वैशाली में कौन सा कुल था? लिच्छवी। लिच्छवी। और याद रखना पूरी गणतंत्र में सभी जितने 10 गणतंत्र हैं, याद रखना उनमें सबसे शक्तिशाली कौन था? वैशाली के लिच्छवी। और याद सबसे शक्तिशाली भी है और दूसरा याद रखना सबसे पहला भी है। बताए थे पूरी दुनिया का पहला गणतंत्र भी कौन है? वैशाली के लिच्छवी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बन जाएगा ना। और याद रखना यहाँ के एक राजा थे चेतक। कौन थे? चेतक। चेतक ने, ठीक है ना, चेतक ने अपनी बहन की शादी, चेतक की बहन है चेलना, चेलना की शादी इन्होंने कर दी थी बिंबिसार के साथ। मगध महाजनपद के राजा कौन? बिंबिसार। ठीक है। एक है मिथिला के कौन? विदेह। मिथिला के विदेह। मिथिला के जो विदेह हैं, मिथिला के, ये आता था बिहार में। कहां पर आता था? बिहार में। और याद रखना मिथिला के जो विदेह हैं, उस समय मिथिला जो है यह एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यापारिक नगर था। यहां पर बहुत सारा व्यापार होता था। मिथिला बड़ा इंपॉर्टेंट, बोलो क्या था? व्यापारिक नगर। ये बात समझ में आ रही है? और जो मैंने 8 अभी तक के गणतंत्र बनाए, इन सभी को मिलाकर ये सभी किस संघ के अंदर आते थे? बज्जी संघ। अच्छा, इनको संघ क्यों बनाया था? इन्हें यूनियन क्यों बनाया था? ये आपस में मिलके क्यों रहते थे? बात समझो। ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं। उस समय मैंने आपको बताया टोटल महाजनपद कितने हैं? 16। कितने महाजनपद हैं? 16। 16 में से 14 में क्या बताया? राजतंत्र। राजतंत्र मोनार्की सिस्टम। और बाकी 2 में क्या बताया? गणतंत्र, रिपब्लिक बताया। बात समझ में आया ही कि नहीं? अच्छा, दिक्कत क्या है कि जो राजतंत्र जहां पर है, मोनार्क सिस्टम जहां पर है, ये लोग बड़े शक्तिशाली हैं, गणतंत्र कमजोर है। इसी गणतंत्र खत्म हो जाएंगे अभी। राजतंत्र ही आप बताओ, जब अपन इतिहास पढ़ते हैं आगे का, गणतंत्र देखने मिलता है कि राजतंत्र? राजतंत्र पूरा मोनार्क सिस्टम चलता, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में, पूरे मिडाइवल हिस्ट्री में मोनार्क सिस्टम देखने मिलता है। इसका मतलब है गणतंत्र खत्म हो जाएंगे। गणतंत्र खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब है कि जो गणतंत्र है वह गणतंत्र शक्तिशाली होंगे, कमजोर कमजोर। और साथ में क्या कर रहा था? दिक्कत क्या हो रही थी कि जो राजतंत्र वाले लोग हैं, खासकर मगध, खासकर कौन सा क्षेत्र?
मगध। मगध जो महाजनपद है, मगध महाजनपद लगातार अपने साम्राज्य विस्तार में लगा था। मगध जो महाजनपद है वह लगातार अपने किस में लगा था? साम्राज्य विस्तार में। लगातार अपने किस में लगा था? साम्राज्य विस्तार में। कौन सा महाजनपद बोलो? मगध। और जब इनका साम्राज्य विस्तार हो रहा था, ये आसपास की महाजनपद, आसपास के गणतंत्र को जीतते जा रहे थे। आसपास के क्षेत्रों को क्या कर रहे थे? जीत रहे थे। मगध आसपास के क्षेत्रों को जीतकर मगध में विलय करते जा रहा था। तो इन लोगों ने, अब ये गणतंत्र शक्तिशाली है कि कमजोर? कमजोर। और आप बताओ भाई, अपने जो चाणक्य हैं, चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य का एक मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत में चाणक्य बोलते हैं कि यदि आप कमजोर हो, यदि आप कमजोर हो तो कमजोर व्यक्ति कैसे लड़ेगा? तो बोलते हैं कमजोर कमजोर आपस में मिल जाओ। यदि आप कमजोर हो, आपको शक्तिशाली से लड़ना है, तो आप लोग क्या करें? कमजोर कमजोर क्या करें? आपस में मिल जाओ। यदि कमजोर कमजोर, एक बात समझो, यदि आप कमजोर हो और शक्तिशाली आपसे लड़ने आएगा, तो इतना फिक्स है कि शक्तिशाली आपकी फुटबॉल बना देगा। ये बात समझ में आ रहा है? यदि शक्तिशाली से लड़ोगे, शक्तिशाली आपकी क्या बना देगा? फुटबॉल। यदि शक्तिशाली से लड़ना, यदि आप कमजोर हो, तो कमजोर कमजोर आपस में क्या बना लो? ग्रुप। और ग्रुप बना लोगे तो आप भी क्या हो जाओगे? शक्तिशाली। तो ये गणतंत्र आपस में मिलकर इसलिए रहते थे क्योंकि इनको पता था कि जो राजतंत्र जहां पर है, मोनार्की सिस्टम जहां पर, ये कमजोर है कि शक्तिशाली? शक्तिशाली। और कौन सी महाजनपद अपना विस्तार किया जाए? मगध। मगध ने सबको मिला लिया। इसलिए देखोगे आप इतिहास में कि 16 महाजनपद के बाद, जब हम आगे का इतिहास पढ़ते हैं, जब अभी मैं पढ़ाना चालू करूंगा, जब हम मौर्य देखते हैं, सब लोग मगध में शासन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य लोग, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी है, पाटलिपुत्र पटना को बोलते हैं, जो बिहार वाले क्षेत्र है। तो जो मगध ही राजनीति का प्रमुख केंद्र रहेगा पूरे प्राचीन भारत में। बात समझ? मगध जो 16 महाजनपद है, 16 में से एक का नाम क्या है? मगध। और कौन सी महाजनपद विस्तार कर रही है? मगध। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये गणतंत्र आपस में मिलकर रह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और ये 8 गणतंत्र आपस में मिलकर रहते हैं। और ये 8 गणतंत्र किस संघ के अंदर आते हैं? भज्जी। बोलो किसके अंदर आते हैं? भज्जी। भज्जी संघ, भज्जी महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। बोलो एक बार फिर से बता रहा हूं। तो 10 में से 8 मैंने आपको बताया। कपिलवस्तु के क्या है? शाक। और गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ है? कपिलवस्तु। और इनका कुल का नाम भी बोलो क्या है? शाक है। बन जाएगा। सुम सुमारा के कौन है? भग्ग। जब किसके अपने आप को किसके अधीन मानते थे? वत्स। बोलो क्या? वत्स के अधीन मानते थे। अलकप के क्या है? बुली। अलकप के बुली, जिन्हें किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म। केसपुत्र के कलाम, गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम यहीं के थे। और अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने कौन सा दर्शन की दीक्षा ली? सांख्य। सांख्य दर्शन। रामग्राम के कौन? कोलिय। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कहाँ की थी? रामग्राम। पिपलीवन के कौन? मौर्य। मोर मिलने के कारण से मौर्य, और मौर्य से ही क्या बना? मौर्य। तो एग्जाम में पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य किस गणतंत्र से संबंधित है? तो पिपलीवन के मौर्य। वैशाली में कौन रहता है? लिच्छवी। तो पहला भी वैशाली, सबसे शक्तिशाली भी कौन है? वैशाली। बात समझ में आ रही है? और मिथिला के कौन है? विदेह। मिथिला के कौन है? विदेह। यहाँ मिथिला एक व्यापारिक नगर था। कैसा नगर था? व्यापारिक। और लास्ट के जो 2 हैं, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, मल्ल की 2 राजधानी थी, एक कुशीनारा और एक पावापुरी। कुशीनारा और पावापुरी। तो मल्ल, तो 2 अलग अलग गणतंत्र थे। मल्ल की 2 कैपिटल थी। एक को कहाँ के बोलते हैं? कुशीनारा के मल्ल। और एक को कहाँ के मल्ल बोलते हैं? पावा के। कुशीनारा के मल्ल और एक पावा के मल्ल। और आप बताओ, यह दोनों कुशीनारा और पावा, पहली बात तो याद रखना, कुशीनारा और पावा ये दोनों अभी आती हैं यूपी में। कहाँ आती हैं? यूपी में, उत्तर प्रदेश में आती हैं। दूसरा याद रखना आप लोग, यह दोनों किस संघ के अंदर में होते हैं? मल्ल। भाई इन दोनों के यूनियन को क्या बोलते थे? ये दोनों आपस में मिलकर रहते थे। कौन? कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। मल्ल की कैपिटल स्टार्टिंग में बताई थी मैंने, कुशीनारा और पावा। याद रखना, जो कुशीनारा है, जो कुशीनारा है, याद रखना, कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। किसकी मृत्यु हुई है? गौतम बुद्ध की मृत्यु। मैंने बताया था आपको, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु, आगे हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई है? कुशीनारा। कुशीनारा में। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई, उस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है, जिसको हम बोलते हैं क्या? महापरिनिर्वाण, किस जगह पर हुई है? कुशीनारा। कुशीनारा। और याद रखना, जो पावा है, पावा के मल्ल, यहां पर महावीर स्वामी, यहां पर महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं। कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24। मैंने बताया जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हैं, 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी। यहां महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है। कहां पर हुई है? बोलो किस, कहां पर हुई है? पावा में। पावा में रहते मल्ल हैं, जगह का नाम है पावा। तो पावा में किसकी मृत्यु हुई है? महावीर स्वामी। और याद रखना, जो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है, इस घटना को निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण बोलते हैं, बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। एमपीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है,
सोचो मेंस में क्वेश्चन आए थे इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा था एमपीपीएससी ने कि ऐसी कौन सी महाजनपद है जिसका संबंध गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों से। ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में 3 मार्कर में क्वेश्चन आया है। कौन सी महाजनपद है जिसका संबंध गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु से। बोलो कौन सी महाजनपद होगी। मल्ल। मल्ल। तो इतनी आप बताओ तो आपको 10 गणतंत्र समझ में आए कि नहीं। कितने गणतंत्र हैं 10 गणतंत्र। इतनी बातें समझ में आ गई मेन जो यहाँ पर मैंने लिखी है। चलो अब यहाँ पर अपन लोग देखते हैं। तो मैंने आपको बाकी बातें बताई अब यहाँ पर समझना क्या क्या हो रहा था इसको अभी थोड़ी देर समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा अब यहाँ पर समझना। इतनी बात समझ में आ गई सभी को जो मैंने बोला। अच्छा इन गणतंत्रों की विशेषताएं समझना क्या विशेषताएं थी गणतंत्रों के क्या फीचर्स थे यहाँ पर। यदि हम बात करें गणतंत्र को यदि हम देखें सबसे पहली बात तो याद रखना मैंने अभी आपको बताया गणतंत्र का मतलब है ऐसा सिस्टम ऐसा तंत्र जिसको लोगों के समूह के द्वारा चलाया जा रहा है। लोग मिलकर आपस में चलाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा याद रखना गणतंत्र की क्या विशेषताएं होती थी। पहली विशेषताएं यहाँ के जो सदस्य हैं जो गणतंत्रों के जो सदस्य होते थे सदस्य जो मेंबर होते थे इन गणतंत्र में जो सदस्य होते जो लोगों का समूह मैंने बताया ना जो लोग चला रहा है गणतंत्र को जो सदस्य होते थे मेंबर होते थे वो समान हैसियत के होते थे। उनकी हैसियत कैसी होती थी समान हैसियत के होते थे। कैसी हैसियत के समान सबकी जो हैसियत है वो बराबर होती थी। और इसका जो उदाहरण है जो वैशाली के लिच्छवी हैं। कहाँ के वैशाली के लिच्छवी। याद रखना लिच्छवी में 1707 राजा थे। कितने राजा थे 1707। इसका मतलब क्या है मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जो लोग मिलकर गणतंत्र को चला रहे थे उन सभी लोगों की हैसियत कैसी होती थी समान। मतलब जो लिच्छवी था वैशाली के लिच्छवी कहां पर वैशाली लिच्छवी कहां पर बताया मैंने वैशाली। जो वैशाली के लिच्छवी थे यहां पर याद रखना कि जो शासन प्रशासन चलाने के लिए जो सदस्य थे वह सदस्य कितने थे 1707। और याद रखना जो 1707 सदस्य थे सभी सदस्य को क्या कहा जाता था राजा। कोई एक व्यक्ति राजा नहीं थे पूरे मेंबर राजा थे। मतलब सभी की हैसियत क्या थी समान। तभी तो सब अपने आप को क्या बोल रहा है राजा बन जाएगा। अब जो 1707 मेंबर थे यह मेंबर अपने आप में से जो 1707 मेंबर है मान लो यह मेंबर 10 वर्ष के लिए कितने वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए इन्हीं 1707 में से एक व्यक्ति को क्या चुन लेते थे अध्यक्ष। एक व्यक्ति को क्या चुन लेते थे अध्यक्ष। एक व्यक्ति को चेयरमैन बना देते थे। कितने वर्ष के लिए 10। सभी की हैसियत समान है 10 वर्ष के लिए क्या चुन लिया गया अध्यक्ष। 10 वर्ष के लिए क्या चुन लिया गया अध्यक्ष। अच्छा इनका कार्य क्या होता था 10 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना। इनका कार्य क्या होता था क्या कार्य करते थे। तो एक तो सामान्य प्रशासन कौन सा प्रशासन देखते थे सामान्य प्रशासन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य प्रशासन देखते थे। इनका काम था जो गणतंत्र में लोग रह रहे हैं जो जनता है जो भी लोग रह रहे हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना उनके राइट्स की रक्षा करना। ठीक है उनके अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है इनका काम था न्याय करना। बोलो क्या करना न्याय करना। ये सब सारे काम होते थे अपने गणतंत्र की क्या करना रक्षा करना। ये सब कार्य करते थे कौन यह गणतंत्र के लोग। और यदि मान लो जिस अध्यक्ष को चुना गया है वह अध्यक्ष इन सब कार्यों को नहीं करता था तो उस अध्यक्ष को हटा भी दिया जाता था बात समझ में आ रही इसकी विशेषता। अगली विशेषता समझना यहाँ की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ की जो जुडिशरी सिस्टम है जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। इसका उदाहरण है क्योंकि जो लिच्छवी था ना वैशाली के लिच्छवी यहाँ पर किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड दिया जाता था क्या दिया जाता था मृत्युदंड दिया जाता था तो याद रखना मृत्युदंड देते समय उस व्यक्ति को 8 न्यायालयों से गुजरना पड़ता था। कितने न्यायालयों से 8। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई यहाँ की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी इन गणतंत्रों की। उसका उदाहरण है कि लिच्छवी में वैशाली के लिच्छवी में जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था तो उस व्यक्ति को सजा कितने न्यायालयों के बाद मिलती थी 8। इससे बात समझ में आ रही होगी कि आप यहाँ की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इस साल जो मेंस हुआ है जो अभी खत्म हुए मेंस उसमें एक क्वेश्चन लिखने आया है। क्वेश्चन आया है कितने में आपके 5 मार्कर में क्वेश्चन आया है कि जो लिच्छवी गणतंत्र के बारे में लिखिए। किसके गणतंत्र के बारे में लिच्छवी। तो आप बताओ यदि वहां लिखने आया था इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं यही तो विशेषताएं लिख के आते आप लोग मेंस में। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इतनी बात बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं सभी को।
तो किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड दिया जा रहा है तो कितने न्यायालयों से गुजरना पड़ रहा है? 8। कार्य समझ में आ गए? अध्यक्ष को कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा? 10। और सभी सदस्यों की हैसियत क्या होगी? समान। समान, ठीक है। और क्या विशेषताएं थी यहाँ पर? और विशेषताएं क्या थी? अब यहाँ पर समझना आप लोग, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? अब एक बात समझना, कैसे इनकी कार्य पद्धति कैसी थी, कैसे इनका प्रशासन चलाया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, या प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन या इनकी कार्य पद्धति कैसे कार्य करते थे। तो क्या करते थे कि किसी भी विषय में यदि डिसीजन लेना है, कैसे काम करती थी गणतंत्र, किसी भी विषय में यदि डिसीजन लेना है तो सब लोग क्या करते थे, ठीक है ना, जो कहना चाहिए कि सभागार होते थे। सभागार एक घर होते थे, भवन होते थे। सभागार में सभी सदस्य, सभागार में जितने भी मेंबर है ना, सभी मेंबर क्या होते थे? एकत्रित। किसी भी विषय में डिसीजन लेना है तो सभागार होते थे। सभागार मतलब एक भवन है, वहां पर सभी मेंबर एकत्रित हो गए। एकत्रित होने के बाद यहां पर क्या किया जाता था? सभी मेंबर एकत्रित हो गए। अब जब मीटिंग हो रही, किसी विषय में डिसीजन लेना है, तो इस सभी सदस्यों में से एक व्यक्ति यहां पर क्या करेगा? बोलो, अध्यक्षता करेगा। उस कार्य के लिए बोलो क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। अच्छा, यहां पर कहना चाहिए कि कोरम का भी ध्यान रखा जाता है। संविधान में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, कोरम। कोरम का मतलब होता है जब हम मीटिंग करेंगे तो कम से कम इतनी मेंबर होनी चाहिए। जैसे लोकसभा लगती है, राज्यसभा लगती है, तो वहां पर यह शर्त होती है कि कम से कम जितने मेंबर हैं उन मेंबर के 10% मेंबर क्या होने चाहिए? उपस्थित। बात समझ में आ रही है? कितने परसेंट मेंबर उपस्थित होने चाहिए? 10%। 10% मेंबर उपस्थित, तभी मीटिंग होगी। मान लो 10% से कम हुए तो वहां का जो उस दिन की कार्यवाही है वह स्थगित कर दी जाएगी। बात समझ में आ गया? तो यहां पर जब सोचो, उस समय 600 BC में इतना लोग सोच रहे थे कि भाई हम मीटिंग करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कम से कम इतने लोग हों कि किसकी पूर्ति हो पाए? कोरम की। बात समझ में आ गया? कोरम का भी ध्यान रखा जाता था। और याद रखना, जब किसी विषय में निर्णय लेना है तो निर्णय जो होता था वह किसके आधार पर लिया जाता था? बहुमत। बहुमत या अपन बोलते हैं मेजोरिटी। बोलो किसके आधार पर लिया जाता था? मेजोरिटी। मान लो, समझ में आ रहा? मेजोरिटी का मतलब क्या है कि मान लो 50 लोग बैठे, 50 लोग हैं टोटल, किसी विषय में डिसीजन लेना है, तो आप बताओ मेजोरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का हाफ प्लस 1। मेजोरिटी है इतनी, किसी भी चीज का आधा 50% और प्लस क्या? 1। 50% प्लस 1, इसका भी ध्यान रखा जाता था, इसका भी ध्यान रखा चला था। बात समझ में आ रही? और प्रशासन चलाने के लिए कुछ अधिकारी और होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कुछ अधिकारी और होते थे। जैसे अधिकारी कौन होते थे? एक अधिकारी होता था जिसको अध्यक्ष होता था, एक तो एक उपाध्यक्ष बोलता था, एक क्या होता था? उपाध्यक्ष जो है उसे उपराजा बोल देते थे। क्या बोल देते थे? उपराजा। उपाध्यक्ष को क्या बोल देते थे? उपराजा। एक होता भंडागारी का, एक जो अधिकारी का नाम रखना, एक क्या होता था? भंडागारी का। इंग्लिश में भंडागारी का बोलेंगे। और ये कोषाध्यक्ष होता था, ट्रेजरी को देखता था। किसको देखता था? ट्रेजरी। कोषाध्यक्ष होता था भंडागारी का। एक सेनापति होता था, एक क्या होता था? तो ये सब लोग भी प्रशासन चलाने के लिए और अधिकारी होते थे। यहां तक की बात बताओ, समझ में आ रही है? तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो सभागार हैं, उन सभागार में सभी मेंबर क्या होते थे? इकट्ठे। सभी मेंबर क्या होते थे? इकट्ठे। किसी विषय में डिसीजन लेना है तो क्या करते थे? एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते थे। जैसे अभी लगती है विधानसभा, लोकसभा, आपने देखी होंगी, एक व्यक्ति अध्यक्ष करता है कि नहीं। और जब किसी विषय में डिसीजन लेना है तो बहुमत के आधार में क्या लेते? डिसीजन। लेकिन इतना भी ध्यान रखते थे कोरम, कि मिनिमम मेंबर उपस्थित होने चाहिए। और साथ में और अधिकारी, उपाध्यक्ष उपराजा कहलाता था, भंडागारी का होता था जो कोषाध्यक्ष ट्रेजरी को देखता था, सेनापति होता था, जो अन्य अधिकारी थे। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन फिर इनमें कमियां क्या थी? इन गणतंत्र में कमियां क्या थी? तो यहाँ की कमियां समझो, इनमें क्या कमियां थी, इनकी कमियां समझना। कमियां क्या थी? पहली कमी क्या थी कि यहां पर क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था थी ना, कितने वर्ण थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहां पहली कमी क्या है कि यहां पर जो मेंबर होते थे, वह मेंबर केवल किस वर्ण के लोग होते थे? क्षत्रिय। भाई जो सदस्य हैं, जो गणतंत्रों के जो सदस्य हैं, जो मिलके प्रशासन को चला रहे हैं, वह मेंबर बाकी वर्ण के लोग नहीं होते थे। केवल किस वर्ण के लोग होते थे? क्षत्रिय। पहली कमी, किस वर्ण के लोग होते थे? क्षत्रिय। मतलब इन लोगों को, इस बाकी वर्णों को इसमें अधिकार नहीं था। और दूसरी कमी इसमें क्या थी कि इसमें महिलाओं को अधिकार भी नहीं था। कौन मेंबर नहीं होती थी? महिलाएं भी मेंबर
नहीं होती। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, वर्तमान में भारत गणतंत्र है, वर्तमान में भारत जब रिपब्लिक देश है, तो आप मुझे बताओ किसी एक वर्ण के लोगों को, किसी एक समूह के लोगों को अधिकार है कि सभी लोगों को अधिकार है? सभी, सब, पुरुष हो महिला हो, चाहे वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो या क्या हो शूद्र, सभी को अधिकार है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। इसलिए याद रखना, वर्तमान जैसा गणतंत्र नहीं था, वर्तमान जैसा रिपब्लिकन सिस्टम नहीं था। वह जो रिपब्लिकन सिस्टम था वह कुल मिला के हम बोल सकते हैं, इसके लिए वर्ड होता है कुलीन तंत्र। कैसा तंत्र था बोलो? कुलीन, कुलीन तंत्र था। कुलीन तंत्र का मतलब है कि सभी लोगों के पास अधिकार नहीं थे, कुछ विशेष लोगों के पास ही क्या थे? अधिकार। केवल कौन लोग मेंबर होते थे? छत्री। इतनी बात समझ में आ रही है? और इसी कमियों के कारण, इन्हीं कमियों के कारण याद रखना, जब मगध का विस्तार हुआ, किसका विस्तार हुआ? मगध। मैंने बोला था 16 महाजनपद में से किस का विस्तार हुआ? मगध। मगध भाई, जो 16 महाजनपद है उनमें से जो मगध है, जो मगध एक क्षेत्र है, इस मगध ने धीरे धीरे अपना विस्तार किया, बाकी महाजनपद को भी जीत लिया। और इस मगध का जब विस्तार हुआ, इस मगध ने किसको भी जीत लिया? गणतंत्र। गणतंत्र को भी जीत लिया, और गणतंत्र को जीत के किस में मिला लिया? मगध में। और ये गणतंत्र क्या हो जाएंगे? खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब यह गणतंत्र राजतंत्र की तुलना में, जहां रिपब्लिकन सिस्टम था, वह मोनार्की सिस्टम की तुलना में शक्तिशाली है कि कमजोर है? कमजोर। पहले मुझे इतनी बात बताओ, सभी को समझ में आ गया कि नहीं? क्या क्या यहाँ सिस्टम था? अब यहाँ पीडीएफ में देखते हैं, अब आपको वहां की जो बातें लिखी वो समझ में आएंगी, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझते जाए। यहाँ पर देखें, एक पेज और रह गया यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या है गणतंत्र। अब एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। लिखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी, भारत में बड़ी संख्या में राज्य थे। राज्य को मैंने बोला महाजनपद, राज्य को इनने क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या में क्या थे? राज्य। और राज्यों को हमने क्या बोला? बोलो, महाजनपद। कितने राज्य थे? 16। इनमें से कुछ राजाओं द्वारा, कुछ का शासन राजाओं द्वारा नहीं था। मतलब 16 में से 2 ऐसे हैं जिनका शासन किसके द्वारा नहीं चलाया जा रहा? राजाओं के द्वारा। गढ़ या किसके द्वारा चला जाता था? संघ। पहले ही मैंने बताया गढ़ का मतलब क्या होता है? संघ। बात समझ में आ गई? तो 600 बीसी में भारत में कई सारे राज्य थे जिनमें से कुछ का शासन राजाओं के द्वारा न चलाकर किसके द्वारा चलाते? गढ़ या संघ। पहली बात समझ में आ गई? हाँ, अब दूसरी बात समझो। इन छोटे गणराज्यों या कुलीन तंत्रों के रूप में क्या हुआ? कुलीन तंत्र क्यों बोल रहा है? बात समझ में आ गई? कुलीन तंत्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो पावर है वह सभी वर्ग के पास है, अधिकार सभी को प्राप्त है कि छत्री को? छत्री को। इसी हमने इसको क्या बोला है? कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया महाजनपद काल को बुद्ध काल भी बोलते हैं, बुद्ध का युग भी है। इसलिए याद रखना, इन गणतंत्रों को किसके गणतंत्र के रूप में जानते हैं? बुद्ध के युग के गणतंत्र। किसके गणतंत्र बोलते हैं? बुद्ध के युग के गणतंत्र। ये बात समझ में आ गई? क्यों? गौतम बुद्ध यहीं पर आए, यहीं पर गौतम बुद्ध को इन्हीं गणतंत्रों में जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई। बात समझ में आ रहा है ना? और याद रखना, यह केवल भारत के नहीं, मैं पहले बताया था, पूरे भारत के नहीं, पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन गणतंत्र थे। पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन क्या है? गणतंत्र। और याद रखना, भारत वो देश है जिसने पूरी दुनिया में कौन सी व्यवस्था दी है? गणतंत्र। इसलिए आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। बात समझो, इसलिए आपके सिलेबस में इस शब्द को क्या किया गया? ऐड, ताकि आप भी भारत को समझ पाए, भारत की ज्ञान परंपरा और भारत की महानता को आप लोग भी समझ पाए। और याद रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहला जो गणतंत्र है, उस गणतंत्र का नाम बोलो, क्या है? वैशाली। कौन सा है? वैशाली। वैशाली। वैशाली किस संघ के अंदर था? भज्जी। किसके अंदर था? भज्जी। सबसे वैशाली सबसे पहला भी और सबसे शक्तिशाली भी है। क्लियर सभी को? ठीक है, यहां तक अपन ने समझ लिया। अब यहां पर देखना, यहां पर देखो, अब जिस शासन पद्धति कैसे चलाई जाती, मैंने अभी आपको समझाया डिटेल में, यहाँ पर थोड़ा कम लिखा है, समझ लो। गणराज्यों की शासन पद्धति, गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था। जो भी अध्यक्ष होगा, सदस्य अपने आप में से क्या करेंगे? निर्वाचन। और सदस्य भी राजा की उपाधि लेते थे, और वो व्यक्ति भी क्या कहलाता था? राजा। वो व्यक्ति भी क्या कहलाता था? राजा। इसके कार्य मैंने बताया, सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। गणराज्यों में आंतरिक शांति, वही गणराज्यों की रक्षा करना और सामंजस्य बनाए रखना। इसके बाद लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करना, ये सब इनका क्या होता था? कार्य। अन्य पदाधिकारी मैंने बताया, उपाध्यक्ष को क्या बोल देते थे? उपराजा। सेनापति होता, जे इंपॉर्टेंट, जे नाम याद रखना, भंडागारी का। कोषाध्यक्ष और ट्रेजरी को क्या बोलते थे? भंडागारी का। भंडागारी का जो है बोलो क्या है? ट्रेजरी। ठीक है ना। वास्तविक शक्ति, परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति अथवा संस्थागार में नीति। केंद्रीय समिति का मतलब है जो मेंबर चुने गए, बताया ना, सभी मेंबर किसकी हैसियत से थे? राजा के। वही, उन्हीं के पास तो वास्तविक शक्ति, वही तो अध्यक्ष बना रहे हैं।
बात समझ में आ गई कि नहीं सभी कितना अजय बातें समझ में आ रही होगी। और याद रखना कुछ बुकें हैं जिनसे इन गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ बुकों से जानकारी मिलती है किन के बारे में, इन गणतंत्रों के बारे में। याद रखना कौन कौन सी बुकें हैं। तो पहले तो मैंने इस बात को बता दिया पूरी दुनिया का प्राचीनतम गणतंत्र क्या है, वैशाली। वैशाली ये बात पर याद रखना। बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध टेक्स्ट है, एक का नाम है महानिब्बाना सुत्त। बोलो क्या है, महानिब्बाना सुत्त, इनका नाम याद रखना। बौद्ध टेक्स्ट है महानिब्बाना सुत्त, और एक है अबदान शतक। बोलो क्या है, अबदान शतक। ये दो बुकों के नाम रखना जो बौद्ध ग्रंथ है, महानिब्बाना सूत्र और बोलो क्या, अबदान शतक। और याद रखना इनमें किसकी जानकारी मिलती, गर्दन। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं किन बुकों से जानकारी, इन बुकों के नाम आपको याद रखना, महानिब्बाना सूत्र और अबदान शतक। इसके बाद ग्रीक इतिहासकार थे, जब सिकंदर आया, अलेक्जेंडर जब आया, अलेक्जेंडर के भारत में आक्रमण 326 बीसी में हुए थे। मैंने इतिहास का लकी नंबर 6 बनाया है। इतिहास में हर चीज क्या होगी, 6। बोले कितने महाजनपद थे, 16। सिकंदर कब आया, 326। अलेक्जेंडर 326 बीसी में आया था। अलेक्जेंडर ग्रीक से आया था, यूनान से आया था। तो उसके साथ कुछ इतिहासकार आए, उनमें से एक कौन है, बोलो डियोडोरस सिकुलस। इसके अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें कई क्षेत्रों में क्या थे, गर्दन। ये भी लिख रहा है इस बारे में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और कुछ बुकों से जानकारी मिलती है। कौटिल्य की बुक सभी को पता होगी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति का नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इसमें भी किसकी चर्चा है, इस साइड लगाओ, इस साइड। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र। मैंने आपको पाणिनि की बुक बताई थी कि नहीं, अष्टाध्यायी व्याकरण की बुक है। इनमें भी गणतंत्र व्यवस्था का क्या है, उल्लेख है। इनमें भी गणतंत्र व्यवस्था का क्या है, उल्लेख। इन बुकों का नाम याद रखना। एक मैंने आपको आगे जब हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, मैंने आपको ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ बताया था कि नहीं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। और याद रखना ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इसमें एक बात और मैंने बताई थी, पुत्री दुख का कारण है। पुत्री दुख का कारण है, ये बात किसमें लिखी है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है कि उत्तर में कुरुओं तथा उत्तर में मदों में शासन के लिए समस्त समुदाय का अभिषेक किया जाता है। भाई सभी सदस्य राजा की हैसियत से हैं, तो भाई एक राजा बनेगा तो एक का अभिषेक होंगे। जब सभी लोगों की राजा की हैसियत है तो सभी सदस्यों का क्या किया जाता है, अभिषेक। और याद रखना एक इतिहासकार है श्री काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने इस कथन को गणतंत्र व्यवस्था का क्या माना है, प्रमाण। और ग्रीक राजदूत कौन आए थे, मैगस्थीन। मैगस्थीन पता होगा सभी को। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, तो जब संधि हुई उनके बीच, तो एक व्यक्ति आया, कौन, मैगस्थीन। मैगस्थीन पाटलिपुत्र आया। अपन आगे इतिहास पढ़ेंगे जब घटनाओं की चर्चा करूंगा। तो इन्होंने क्षुदक, मालव, सिबी आदि गणराज्यों का उल्लेख अपनी पुस्तक किसमें किया है, इंडिया। तो कुल मिला के इन बुकों से हमें जानकारी मिल रही है कि कहां कहां पर गणतंत्र थे, बन जाएगा। और जब मैंने आपको 16 महाजनपद बताई थी, तो याद रखना इन 16 महाजनपद की जानकारी 2 बुकों से मिलती है। 2 बुक इंपॉर्टेंट है 16 महाजनपद के बारे में। एक का नाम है भगवती सूत्र, एक का नाम बोलो क्या है, भगवती सूत्र। एक बुक है भगवती सूत्र। और जो भगवती सूत्र है ये जैन ग्रंथ है, जैन टेक्स्ट है। ये कौन सा ग्रंथ है, जैन। भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और एक है अगुंतर निकाय। बोलो क्या है, अगुंतर निकाय। ये अगुंतर निकाय जो है, याद रखना, जो बुद्ध टेक्स्ट है, इससे भी किसकी जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। जब 16 महाजनपद मैं पढ़ाऊंगा आपको, 16 महाजनपद याद भी कराऊंगा, इनके बारे में हम देखेंगे भी। इतनी बात समझ में आई आपको। तो आपको यहां तक की बात मुझे लग रहा है समझ में आ गई होंगी, किसके बारे में, गणतंत्र। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरी दुनिया को जो गणतंत्र देने वाला देश है, बोले कौन सा देश है, भारत। भारत। तो 600 से 321 बीसी के बीच में, 600 से लेकर 321 बीसी के बीच में भारत में 2 प्रकार की व्यवस्था देखने मिलती है, राजतंत्र और गणतंत्र। अच्छा, जब अपन मेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मेंस में उन क्वेश्चनों को पूछा जाएगा जो यूनिक है, जो यूनिक कंसेप्ट है, उनको बहुत पूछा जाता है। आप बताओ गणतंत्र बड़ा कंसेप्ट है कि नहीं, पूरी दुनिया को गणतंत्र देने वाला भारत है, तो ये बड़ा कंसेप्ट है। और ये आया कब है, 600 बीसी में। तो एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। मेंस में क्वेश्चन आया था 600 बीसी की राजनीति बताओ। 600 बीसी की क्या बताओ, राजनीति, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ 600 बीसी। तो आप मुझे बताओ यदि 600 बीसी की राजनीति की बात करेंगे, 2 प्रकार की राजनीति है कि नहीं, एक क्या, राजतंत्र और एक गणतंत्र। आ रही बात समझ में। इस साल जो क्वेश्चन आया मेंस में, इसी साल आया अभी, कि जो वैशाली के लिच्छवी हैं उनके गणतंत्र के बारे में बताओ। तो गणतंत्र के बारे में आप लिख सकते हो। तो हमको लिखने के लिए इंट्रोडक्शन हो जाता है हमारा। इंट्रोडक्शन के बाद हम इन विशेषताओं को लिख देते, विशेषताओं के बाद हम उनके प्रशासन को लिख देते, हम उनकी कमियां लिख देते। इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता। तो आप कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमने 10 गणतंत्र देखे। कल की क्लास में हम इन गणतंत्रों से संबंधित कुछ फैक्ट और देखेंगे।
कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको और समझेंगे, याद करेंगे, ताकि जो प्रीलिम्स में टॉपिक आए वो हम बना पाएँ। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं। जय हिंद।